जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जो मेंटरशिप वाली जो क्लास है उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे आंसर लिखना है, लोग आंसर लिखने में क्या गलतियां करते हैं और किस तरीके से हम लोग इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैं प्रॉपर ये जो क्लासेस हैं ये सभी के लिए निःशुल्क हैं, इसमें कोई फ़ीस नहीं है और आप इसको देख के जो इम्प्रूवमेंट है अपना मेंस आंसर राइटिंग में वो कर सकते हैं। तो सबसे बढ़िया है सबके लिए। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस आए थे, पहले मैं उसी के बारे में बात कर लेता हूँ जो क्या प्रॉब्लम मतलब लोगों ने अपने जो डाउट्स पूछे थे। तो पहले मैं डाउट्स पे ही डिस्कशन कर लेता हूँ। सबसे पहले जो कॉमन डाउट्स पूछे गए थे, ठीक है, ग्रुप में आपको पता होगा कि लगभग एक 400 लोग जो लोग लास्ट ईयर मेंस लिखे थे, लास्ट ईयर प्रीलिम्स क्वालिफाई करके जो लोग मेंस लिखे थे, उसका एक ग्रुप जिसमें से बहुत सारे लोग सेलेक्ट भी हुए थे, 4-5 डीएसपी, 2-3 एसडीएम, तो वहाँ पे लोग सेलेक्ट भी हुए थे। बाकी जो लोग अभी रह गए हैं तो उनका एक ग्रुप बना हुआ है और उसमें जो डाउट्स पूछे गए थे तो मैं उसको डिस्कशन कर रहा हूँ। उम्मीद है बहुत क्रीम लोग हैं और उम्मीद है कि जल्द से जल्द वो भी अपना पीडीएफ लिस्ट में नाम पाएंगे। तो मेरी बहुत शुभकामनाएं उन लोग के साथ और इसीलिए मैं उन लोग के साथ एफर्ट भी काफ़ी कर रहा हूँ कि कुछ बढ़िया लिखे, कुछ बढ़िया दिखे। जब मेरा छुट्टी है तो अपनी छुट्टी का सदुपयोग मैं कर रहा हूँ इसके लिए। तो अब देखिए, जैसे एक क्वेश्चन ये है, जैसे भगवत गीता लोक सेवकों की नैतिक मार्गदर्शिका हो सकती है, टिप्पणी कीजिए। ठीक है, तो पहले मैं थोड़ा सा इसी पे बात करता हूँ। तो पहला डाउट आ रहा था सर, स्ट्रक्चरिंग को लेके क्या करना है, स्ट्रक्चरिंग किस प्रकार कैसे किस तरीके से होगी। ठीक है, अब ध्यान देना है। देखिए इसमें हमारा फोकस पूरा ऐसा होता है जब स्ट्रक्चरिंग हम करते हैं कि हम 3 सब हेडिंग्स जरूर बना लेंगे ओनली स्ट्रक्चरिंग में। पहली बात, जैसे ये क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आया होगा, मान लो वो 150 शब्द में सपोज होगा, तो 150 शब्द को आपको लिखना है असली एग्ज़ाम में 7 मिनट में। तो हम एक एक चीज़ों पर ध्यान देते हैं, 7 मिनट में आपको लिखना है। ठीक है, 7 मिनट में लिखने के लिए हम वहाँ पे जब असली एग्ज़ाम में लिखते हैं तो हम इंट्रो, मेन बॉडी, कंक्लूजन ऐसी हेडिंग्स नहीं डालते हैं। लेकिन जब ये प्रश्न आता है, जब कोई प्रश्न आता है तो हमारे दिमाग में ब्रेन स्टॉर्मिंग होनी चाहिए, हमारा दिमाग तुरंत काम करना चाहिए, इसमें हम क्या लिखेंगे, किस तरीके से काम करेंगे। ठीक है, तो किस तरीके से काम करेंगे। अब जैसे ये प्रश्न आता है तो मेरे दिमाग में तुरंत इसकी स्ट्रक्चरिंग बनेगी। मेरा माइंड एग्ज़ाम में क्या करता है, इसको प्रोसेस करता है अपने दिमाग में ही, अंदर ही अंदर प्रोसेस करता है। लेकिन ये जो प्रोसेस है जिससे आपका दिमाग प्रोसेस करेगा इन चीज़ों को, उसके लिए आपको घर पे भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो घर पे जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम क्या करेंगे, उसको हम प्रैक्टिस करने के लिए हम क्या करेंगे, इंट्रो, मेन बॉडी और कंक्लूजन ऐसे 3 सब हेडिंग्स देके हम क्या करेंगे, इसको डिसाइड करेंगे कि यार मैं क्या क्या कर सकता हूँ, क्या क्या कर सकता हूँ। तो अब ध्यान रखिएगा, जब मैं बात करता हूँ भगवत गीता की, तो यहाँ पर हम सोचेंगे यार इंट्रोडक्शन में मैं क्या लिखूँ। तो क्या भगवत गीता के बारे में किसी बढ़िया प्रशासनिक अधिकारी का कोई कोट है, मैं वो सोचूंगा। कोई कोटेशन मिल जाए कि भगवत गीता बहुत शानदार मार्गदर्शन हो सकती है। ठीक है, क्या भगवत गीता का महत्व इंट्रोडक्शन में बता सकता हूँ, इंपॉर्टेंस ऑफ भगवत गीता। तो ये मेरे दिमाग में तुरंत चलेगा कि 1 2 3 2-3 टाइप के आप इंट्रोडक्शन सोचेंगे दिमाग में। ध्यान रखिएगा, ये 2-3 टाइप का सोचने को क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रश्न कई प्रकार से आते हैं एग्जाम में, अलग अलग तरीके से आते हैं। हो सकता है अगले साल ये एग्जाम में आपको डायरेक्ट मिल जाए। ठीक है, ये भी हो सकता है कि एग्जाम में आपको डायरेक्ट मिल जाए और ये भी हो सकता है कि आपको ये प्रश्न ना मिले एग्जाम में। तो इसके लिए हमें ध्यान रखना होगा कि हमें इंट्रोडक्शन अलग अलग तरीके के सोचने पड़ेंगे। ठीक है, अलग अलग तरीके के इंट्रोडक्शन सोचने पड़ेंगे। ठीक है, अगर मान लो मैं ये जो डिस्कशन है, हो सकता है मैं एक वीडियो में ना कंप्लीट कर पाऊँ, तो मैं 2-3 वीडियो इससे रिलेटेड बना दूंगा। ठीक है, तो बहुत दिनों से पठन पाठन का कार्य छोड़ने के कारण थोड़ी मेरी आवाज़ बैठी हुई है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो बात है कि नैतिक मार्गदर्शिका हो सकती है कि नहीं। अब जब ये प्रश्न आता है तो आपको इंट्रोडक्शन अलग अलग तरीके से तुरंत सोचना है। ठीक है, 1 2 3 सोचिए कितने तरीके के इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। फिर मेन बॉडी में अब कह रहा है कमेंट कीजिए। अब ये ध्यान रखें, जब हम मेन बॉडी लिखते हैं तो हमें लास्ट के जो टेलेंडर वर्ड्स होते हैं, जो पुच्छल सदस्य होते हैं, उस पर ध्यान देना है। कमेंट कीजिए का मतलब हो सकता है आप इससे सहमत हैं, असहमत हैं, दोनों बातें आप बताइए। इस स्टेटमेंट से आप कितने सहमत हैं, कितने असहमत हैं, वो भी बताइए। तो सामान्यतः जब ऐसा प्रश्न आएगा तो आपको सहमति पे ज़्यादा लिखना है, 70-80%, 90% सहमति पर ही लिखना है। 20%, 10% आप असहमति दिखा सकते हैं कि नहीं यार कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं या कुछ चुनौतियां हैं जो परिवर्तित हो रही हैं, या पूरी तरीके से इस पे नहीं, हम नवीन चीज़ों को शामिल करेंगे, है ना। इस प्रकार का आप असहमति दर्शा सकते हैं। ध्यान रखिए, जब हम बात करते हैं कमेंट की,
जब बात आती है कमेंट पे, तो आप 100% भी सहमति दिखा सकते हैं, 100% भी असहमति दिखा सकते हैं, और इसका रेशियो कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये अपने आप में कमेंट की बहुत ही सूक्ष्मता होती है, और आप कह सकते हैं कमेंट जब प्रश्न में पूछा होता है तो आप इस चीज़ों पे ध्यान देंगे। अब बात आती है लोक सेवकों की नैतिक मार्गदर्शिका हो सकती है कि नहीं। तो मैं जब लिखूंगा तो मैं डिसाइड करूंगा कि मेन बॉडी में मेरा, अब देखो जब मेन बॉडी आती है तो सबसे पहले मैं स्ट्रक्चरिंग पे ही बात कर लेता हूँ, मेन बॉडी। ठीक है, ये वाला वीडियो में मैं केवल स्ट्रक्चरिंग ही बना देता हूँ। ठीक है, आपको स्ट्रक्चरिंग समझा देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में कॉपीज देख लेंगे हम लोग। 2-3 क्वेश्चन की स्ट्रक्चरिंग में थोड़ा सा शॉर्ट में करके आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ताकि आप लोग इस पर फोकस कर पाएँ कि कैसे करेंगे स्ट्रक्चरिंग। अब मेन बॉडी में मेरे पास इस बात को लिखने के तरीके हैं, जैसे मैं देखो तरीके देखो, यही आपको अलग बनाएगा अन्य लोगों से। लोक सेवकों की नैतिक मार्गदर्शिका के रूप में गीता, नैतिक मार्गदर्शिका के रूप में गीता, ये मैंने एक हेडिंग डाला, और फिर मैंने 1 2 3 4 पॉइंट्स लिखे। अच्छा, जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, जो आप लोग आंसर राइटिंग में जो सभी लोग ध्यान देंगे, खासतौर पे उस ग्रुप के सदस्य तो पक्का ध्यान देंगे। भाई ये कतई नहीं करना है, गोला बना के नैतिक मार्गदर्शिका 1 2 मकड़ा का जाल, एकदम आधा लाइन आधा पेज ऐसे भर दिया जाली से, और फिर एक पॉइंट कम पड़ गया तो इधर भेज दिया। ये एकदम प्लीज़ मत कीजिए। इसी बात को लिखने का एक अच्छा तरीका होता है, देखो प्रेजेंटेशन करने की थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए। ये चीज़ जो आपने गोले में बनाई बीचों बीच, उसको किनारे यहाँ पे सब हेडिंग्स दीजिए, या हेडिंग्स में दीजिए, बक्से में बनाइए। फिर यहाँ पे अधिक से अधिक एक लाइन खींच दीजिए अगर आपको लग रहा है दिक्कत आ रही है। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, यहाँ पे एग्जाम्पल्स, यहाँ पे एग्जाम्पल्स, यहाँ पे फैक्ट्स। ठीक है, अपना पॉइंट लिखा, फैक्ट्स, पॉइंट लिखा, फैक्ट, पॉइंट लिखा, फैक्ट्स। खुद देखो ये प्रेजेंटेशन और जो आपने गोला बना के ये कर दिया, पन्ना भर दिया, उसमें कितना अंतर होता है, थोड़ा खुद देख के फील करो। मैं यही कहूँगा कि इसके साथ जाओ, यहाँ पे आपको अवसर मिलता है कि आप किस तरह से चीज़ों को कंप्लीट कर पाते हैं। ठीक है, कंप्लीट कर पाते हैं। तो मैं वापस आता हूँ कि मैंने एक हेडिंग डाली मार्गदर्शिका के रूप में, फिर मैंने पहला पॉइंट बताया कि भाई ये सत्यनिष्ठा को कैसे बढ़ावा देती है, निष्काम कर्म को कैसे बढ़ावा देती है, ठीक है, अहंकार को कैसे कमी करती है। भाई अहंकार को कमी करती है ना गीता। तो मैंने जो भी पॉइंट्स मैंने गीता से समझे हैं, अब इसमें कई लोग जो है लड़ाई करने लगेंगे कि सर भगवत गीता ये तो धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, और जो है यूपी पीसीएस ने या यूपीएससी ने ऐसा क्वेश्चन कैसे पूछ दिया। भाई पूछ दिया, सिलेबस में है। गीता अपने आप में एक नैतिक मार्गदर्शिका दुनिया भर के विद्वानों द्वारा, आइंस्टीन, बड़े बड़े जो विद्वान हैं उनके द्वारा मानी गई कि हाँ गीता बहुत बढ़िया नैतिक मार्गदर्शिता है, क्योंकि ये न केवल कृष्ण द्वारा बोली गई वो बात अलग है अपने आप में। ठीक है, कृष्ण द्वारा बोली गई वो अपने आप में बात अलग है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये कर्म की बात करती है, ये ज्ञान की बात करती है। ठीक है, कर्म योग, ज्ञान योग, और कौन सा एक योग है, भक्ति योग। ठीक है, 3 योगों की बात करती है ये सभी मनुष्यों के बारे में। भैया जो बहुत प्रैक्टिकल व्यक्ति है, लॉजिकल व्यक्ति है, वो कर्म योग पे जाएगा, सॉरी ज्ञान योग पे जाएगा। जो बहुत ही लॉजिकल है, बहुत ही बुद्धिमान है, हर बात को तर्क से करता है, वो ज्ञान योग पे जाएगा। जो व्यक्ति बहुत ही भावुक है, बहुत ही इमोशनल है, वो भक्ति योग पे जाएगा। और जो व्यक्ति दोनों का मिड है, वो कर्म योग पे जाएगा। तो आप इस बात को समझिए कि ये सबके लिए है, बात करता है निष्काम कर्म की। तो आप जब ये ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को तो हो जाएगा। अब देखो जब मैंने ये बात लिखी ना, तो मुझे एक और इंट्रोडक्शन सूझ गया। अब देखो यही मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहा हूँ इस प्रश्न पे, तो मुझे एक और इंट्रोडक्शन सूझ गया कि क्यों ना भगवत गीता का इंट्रोडक्शन दे दिया जाए, बैकग्राउंड, कि भगवत गीता, ठीक है, भगवत गीता क्या है। ऐसा माना जाता है कि यह युद्ध क्षेत्र में, ठीक है, ऐसा माना जाता है कि यह युद्ध क्षेत्र में श्री कृष्ण द्वारा अपने कर्म पथ से हटे अर्जुन के लिए क्या करता है, अर्जुन के लिए आप कह सकते हो या तो मोटिवेट करने वाला, या उनको फिर से युद्ध या फिर से कर्म के मार्ग पर प्रशस्त करने वाला क्या है, एक जो है साहित्य है। आप इस बात को इस तरह से बता सकते हो, ठीक है, या एक ग्रंथ है। तो आप बैकग्राउंड ये भी दे सकते हो इंट्रोडक्शन में। तो आपने सोचा कि हाँ यार, आपने केवल इतना ही सोचा। देखो जब मैं लिखूंगा ना, जब मैं इंट्रोडक्शन पे मैं एफर्ट कर रहा हूँ, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहा हूँ, तो मैं केवल यही लिखूंगा कि बैकग्राउंड भी बता सकते हैं, गीता का बैकग्राउंड। अब यहाँ पे अहंकार को दूर करता है लोक सेवकों में भी आता है ना ये बात कि यार हम ही तो कर रहे हैं, बताओ इतना मेहनत कर रहे हैं लेकिन कोई बात मेरी सुन नहीं रहा है। ये बात लोक सेवकों में तो अहंकार आती है। लेकिन जब गीता पढ़ेगा लोक सेवक, तो उसको क्या आएगा कि नहीं भाई, सारा कर्म तो भगवान कर रहे हैं, कृष्ण कर रहे हैं, उन्होंने आपको सौंपा है, यानी किसी सत्ता ने आपको कर्म सौंपा है। वो कर्म कर पा रहे हो, ये आपका प्रिविलेज है,
उसको स्वीकार करो, उस प्रिविलेज को स्वीकार करो कि आप वो कर्म कर पा रहे हो और उसको एफर्ट करो कर्म करने की। तो जब अर्जुन के मन में अहंकार आया, जब अर्जुन कहने लगा ना कि यार मुझे इतने लोगों को मारना पड़ेगा, है ना, कठोर डिसीजन लेना पड़ेगा, टफ डिसीजन लेना पड़ेगा, अपने घर वालों को मारना पड़ेगा, है ना, गुरुदेव सबको मारना पड़ेगा, तो भगवान कृष्ण उसको समझाते हैं कि बेटा अहंकारी मत बनो, तुम कुछ नहीं मार रहे हो, जिसको भी मारना काटना है वो हम कर रहे हैं, तुम्हारे जीवन में कुछ है ही नहीं, तुम तो बस एक माध्यम मात्र हो। तो ये बात आप समझेंगे, लोक सेवकों के दिमाग में भी आता है। निष्काम कर्म, है ना, तो जो भ्रष्टाचार, बहुत सारी समस्याएं हैं, है ना, लोग सेवक सोचते हैं ना कई बार कि यार हम ये काम कर रहे हैं, इससे हमारा क्या फ़ायदा होगा, तो ये निष्काम कर्म की वो देता है। ठीक है, सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी जैसे चीज़ों को बढ़ाता है। कई बार लोग सेवक क्या करते हैं, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, टफ पोस्टिंग से इत्यादि से डरते हैं। ये क्या करता है, जिससे राजनीतिक और उद्योगपति गठजोड़ उत्पन्न होता है, इससे ये बचा सकता है। आप पॉइंट्स को सोचिए, यहीं पर सारे 7-8 पॉइंट जितने आपके दिमाग में आ रहे हैं इसको नोट कीजिए, फिर कंक्लूजन दीजिए, है ना। 1-2 पॉइंट आप चाहें तो बता सकते हैं कि वर्तमान में चूंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है ना, शासन किसी धार्मिक ग्रंथ से नहीं परंतु संविधान से चलता है। हालांकि गीता एक आम या एक आप कह सकते हो महत्वपूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाली किताब है, जिससे व्यक्ति एवं लोक सेवकों दोनों में मूल्य का विकास होता है, मूल्यों का विकास होता है, समरसता बढ़ाती है। तो ये आप कंक्लूजन एक दे सकते हो शॉर्ट। ये चीज़ें आप सोचोगे, ये चीज़ें आप प्रैक्टिस में लाओगे, और जब मैं ये चीज़ें सोचूंगा तो मुझे लगेगा कि यार और बढ़िया मैं कैसे आंसर लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने पहला जब स्ट्रक्चरिंग की तो मैंने इस तरह से किया, स्ट्रक्चरिंग सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देती है, निष्काम कर्म, अहंकार, ये। अब मुझे लगेगा यार मैं ये भी बता सकता हूँ, वर्तमान इस तरह से मैं मेन बॉडी लिख सकता हूँ, लोक सेवकों में नैतिक बाधाएं या नैतिक दुविधाएं या बाधाएं, कैसे गीता इसे मार्गदर्शित करती है। ये भी मैं दो हेडिंग सामने देता हूँ। वर्तमान समस्याएं बता सकता हूँ, भ्रष्टाचार की चुनौती, ठीक है, भ्रष्टाचार की चुनौती, अहंकार आ जाना, है ना, उस बात को मैं इस तरह से भी बता सकता हूँ, अहंकार आ जाना, ठीक है, रूड बिहेवियर। आपने देखा होगा कोविड-19 में वो जो एक शादी में जाके जो है तोड़फोड़ हो गया। अभी रिसेंट में एक IPS का वीडियो वायरल हो रहा है, विधायक से झगड़े वगड़े का, जो भी है। तो आप इस तरीके से जो है बातों को लिख सकते हैं, बातों को रख सकते हैं। ठीक है, नवाचार का भाव, डिसीजन मेकिंग, काम के प्रति समर्पण न हो पाना, है ना, भाई मैंने जो बताया ना, काम के प्रति समर्पण नहीं, ट्रांसफर, पोस्टिंग इत्यादि से डरना। तो गीता सिखाती है भैया ये सबसे मत डरो, है ना, निष्काम कर्म करो, ठीक है, समर्पण दो, सेवा के प्रति समर्पण। तुम्हें जब ये बात पता चल जाएगी कि तुम्हारे हाथ में कुछ है ही नहीं, सारा भगवान का किया धरा है, जो भी हो रहा है, पत्ता भी रहा है तो भगवान का किया धरा है, तो तुम टफ से टफ डिसीजन भी ले सकते हो। तुम्हें अपने ससुर जी का अगर घर गिरवाना होगा तो तुम गिरवा दोगे, ठीक है, कि भैया ये बड़े प्रोजेक्ट में, ठीक है, बड़े प्रोजेक्ट में बाधा आ रही है, चलो गिरवा देते हैं। और ऐसा हुआ आंध्र प्रदेश में, इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल दिया। तो ये चीज़ें आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह से आप पॉइंटर सोचिए, ये होती है स्ट्रक्चरिंग। ठीक है, हम 1-2 चीज़ें और देखते हैं, जैसे 1-2 जो डाउट और थे, ठीक है, कि क्या था भाई, कौन से साधन है, ठीक है, एक डाउट ये था, कहाँ गया प्रश्न, ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेता हूँ। अब जैसे ये देखिएगा, जैसे मैं इसकी बात करता हूँ, सिंचाई पर हर बार UP PCS क्वेश्चन पूछता है। तो कह रहा है सिंचाई साधनों के समुचित विकास न हो पाने की व्याख्या करें, कि भैया सिंचाई साधन समुचित विकसित क्यों नहीं है। ध्यान रखिए, जब UP PCS का आप आंसर लिख रहे हैं, UP स्पेशल क्वेश्चन आ रहा है, एक UP का मैप जरूर होना चाहिए। भाई मेरा मैप कई लोग ध्यान नहीं देंगे, बहुत स्पीड में रैंडम मैप बनाया गया है, लेकिन जरूर होना चाहिए। यहाँ पे आपको महत्वपूर्ण सिंचाई प्रोजेक्ट बताना चाहिए। दूसरा, किस प्रकार से सिंचाई हो रही है वो भी, कि जैसे यहाँ पे कूप सिंचाई हो रही है, कुछ शारदा प्रोजेक्ट गया हुआ है, ये शॉर्ट में आपको बताना चाहिए। और एक फैक्ट आपका जरूर होना चाहिए कि इतनी प्रतिशत भूमि अभी सिंचित है, प्रतिशत भूमि सिंचित है। अब क्वेश्चन कह रहा है, देखिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन समझिए, मैं थोड़ा ये समझाता हूँ। कह रहा है सिंचाई संसाधनों में समुचित, ठीक है, अब देखिएगा ये यहाँ पे थोड़ा सा मैं कौन आया है, मैं इसके बारे में बात करता हूँ तो और डिटेल में क्लियर होगा। जैसे ये बोला गया सर इसका कंटेंट नहीं है हमारे पास, हर प्रश्न का कंटेंट आपके पास बना बनाया नहीं होगा एग्जाम में। प्रश्न में कह रहा है व्याख्या करें, यानी एक्सप्लेन, प्रश्न खुद से कह रहा है, इसीलिए मैंने कहा टेलेंडर वर्ड पकड़िए, टेलेंडर वर्ड बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। प्रश्न में कह रहा है एक्सप्लेन, यानी आपको ये बात एक्सप्लेन करनी पड़ेगी कि हाँ भाई उत्तर प्रदेश में सिंचाई संसाधन समुचित विकसित नहीं है, बतानी पड़ेगी।
अब आपको लगेगा यार सर इतना बताएंगे, समुचित विकसित नहीं है, तो जो अगर मान लो जो कॉपी चेकर है वो गवर्नमेंट का सपोर्टर है, तब तो हमारे चिढ़ जाएगा। ये सब दिमाग में नहीं सोचना है, प्रश्न की डिमांड पर सोचना है। और इतना ही दिमाग में सोच रहे हो तो कंक्लूजन बताओ, कंक्लूजन बताओ कि भैया पर डॉप मोर क्रॉप, है ना। और जो जो स्कीम है उत्तर प्रदेश सरकार की, जो शानदार सिंचाई को बढ़ावा देने वाली स्कीम है, जैसे भारत सरकार की बहुत सारी स्कीम है, जैसे कुसुम योजना जो स्थानीयकृत स्थान पर मतलब लोकलाइज्ड लेवल पे जो सोलर बेस्ड जो सिंचाई है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके माध्यम से क्रांतिकारी कदम उठाया जा रहा है सिंचाई के लिए। इस तरीके से बता दो कि हाँ अभी हम पिछड़े हुए हैं लेकिन हम कर रहे हैं। तो देखो समझना इस बात को। अब मैं बात करूंगा वही स्ट्रक्चरिंग की, तो मैं इंट्रो बनाऊंगा, मैं मेन बॉडी बनाऊंगा, मैं कंक्लूजन बनाऊंगा। मैं यही तो आपसे कहा करने को, यही तीनों चीज़ करने को, ठीक है। तो इंट्रो में बताएंगे फैक्ट के माध्यम से, ठीक है। इंट्रो में फैक्ट के माध्यम से बताएंगे कि हाँ भाई ये उत्तर प्रदेश में इस लेवल पे अभी चीज़ें हैं, इस लेवल पे चीज़ों को इम्प्रूव करना है। ये इंट्रोडक्शन में आपका, ठीक है, ये इंट्रोडक्शन में आपका फैक्ट होगा। मेन बॉडी में इसके बाद आप बताएंगे कि क्या कारण रहे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, है ना, सारे कारण आप बता देंगे कि कौन कौन से कारण रहे जो उत्तर प्रदेश में सिंचाई परियोजनाओं का या सिंचाई संसाधनों का समुचित विकास नहीं हो पाया। आप वो डिटेल में बताएंगे, सोचिए उसको। भौगोलिक कारण क्या रहे, ठीक है, सामाजिक कारण क्या रहे, आर्थिक कारण क्या रहे। भाई इलेक्ट्रिसिटी का बिल महंगा है या इलेक्ट्रिसिटी महंगी है तो वो भी तो एक बाधा है ना, या इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, फंड की कमी है, तो इकोनॉमिक फैक्टर हमेशा होता है। प्रशासनिक कारण क्या रहे, किस तरह से ध्यान नहीं दिया गया और इस क्षेत्र को अछूता छोड़ा गया आज़ादी के बाद। तो आप सारे पॉइंट सोचिए। पर्यावरणीय कारक क्या रहे कि भैया बड़ी प्रोजेक्ट जो है पर्यावरणीय मंजूरी के अभाव में रुक जाते हैं, किस तरीके से गवर्नमेंट काम कर रही है, ये बता के फिर आप कंक्लूजन दीजिए। तो हर चीज़ में आप ये सोचेंगे कि आपको जो है मिल जाएगा बैठा बैठाया सारी चीज़। हाँ, ये ध्यान रखना है कि आपको उत्तर प्रदेश के उदाहरण जरूर शामिल करने हैं, ठीक है। तो मैंने 2 प्रश्न पे स्ट्रक्चरिंग बताई, कैसा लगा जरूर बताइएगा, ठीक है। और फिर मैं कॉपीज़ जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखता हूँ किस तरह से आप लोगों ने कॉपीज़ लिखी हैं, क्योंकि टाइम टेकिंग काम है ये, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।